बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ईद का पहला दिन है, आप सबको दोबारा बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। कुर्बानी लोगों ने इस दफ़ा उस तरह की नहीं, यानी मैं रोज़ाना सुबह, पिछले साल तो मैं था नहीं ईद पे, मैं एक गवाह था और मैं पिछले साल कुर्बानी खुद अपने हाथ से कर भी नहीं पाया और कब्रिस्तान भी नहीं जा पाया। हर ईद पे हम लोग सुबह कुर्बानी करने के बाद कब्रिस्तान जाते हैं। 11.5 किलोमीटर का रास्ता है मेरे घर से कब्रिस्तान तक, जहाँ पे मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। हम वहाँ जाकर दुआ करते हैं और ईद वाले दिन बड़ा मुश्किल होता है, जो बकरा ईद है उसमें बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम कुर्बानी करने के फ़ौरन बाद निकलते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी करते हैं, फिर निकलते हैं, तो रास्ते में जगह जगह कुर्बानी हो रही होती है, बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन पिछली ईद पे पता नहीं क्या था, क्योंकि मैं तो था ही नहीं। इस ईद पे मैंने महसूस किया कि बहुत कम जगह पे कुर्बानी हो रही है और उस तरह की गहमा गहमी नहीं है। फिर मैंने, क्योंकि मेरे पास जानवर पहले से मौजूद थे और हम थोड़े से पाल लेते हैं जानवर, अपने पाल के फिर उनको कुर्बानी करते हैं, उसका बड़ा सवाब होता है। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे। तो जो मार्केट से इतलात आ रही है वो तो ये है कि इस दफ़ा तो हाथ ही नहीं लगाया जा रहा था कुर्बानी के जानवरों को। इतने महंगे, ख़ास तौर पे जो बैल की कुर्बानी करते थे लोग मिलकर पैसे डालकर, वो भी इस मरतबा मुमकिन नहीं रहा। और कुर्बानी बहुत ज़्यादा जो हुआ करती थी जिन गलियों में, मोहल्लों में, हमने देखा कि वैसे कुर्बानी नहीं हो रही है। उतने बड़े पैमाने पर हमें जानवर दिखाई नहीं दिए कुर्बानी के। तो अल्लाह ताला सबकी नीयत कबूल करे। वैसे भी इस कौम की कुर्बानी अब यही है कि ये बिजली का बिल अदा करे और ये कौम जो है वो गैस का बिल अदा करे। ये कौम अपने बच्चों को सर्वाइव करवाए किसी तरह। ये कौम इन हालात में अगर ज़िंदा भी रह जाए तो जिस तरह के टैक्सेस इनके ऊपर हुकूमत ने लगा दिए, तो यही एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। पाकिस्तान के अंदर सर्वाइवल एक कुर्बानी बन चुका है। तो बकरा ईद की कुर्बानी तो अब आम आदमी की पहुंच से बहुत हद तक बाहर चली गई है। इमरान खान साहब ने ईद वाले दिन एक पैगाम दिया, पहले वो पैगाम आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो डेलिबरेटली इस टीम को तबाह किया गया है अपने अपने शौक के लिए। मेरा यार है, ला दो, वो मेरा दोस्त है, उसको ये भी लगा दो, उसको ये भी लगा दो, वो आगे से कह रहे हैं ये मेरा दोस्त है, इसको ले आओ। वो सारी टीम जो है वो दोस्तों यारों से भर गई और सारी मैनेजमेंट जो है वो दोस्तों यारों से भर गई। और दोस्तों यारों ने मिलकर जो पाकिस्तान की दुर्गत बनाई वहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर, यानी मैं क्रिकेट का जनून है, मुझे बहुत शौक है हर पाकिस्तानी की तरह। तो जितना दिल दुख रहा था, मैं पिछले वीलॉग में बात करना चाह रहा था, मैंने अपने आप को रोका। मैंने कहा भी मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी, इतनी तकलीफ हुई है। वो दुनिया की नंबर 1 टीम का तुमने क्या हाल कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। यही प्लेयर से दुनिया इनसे डरती थी और अब इनकी हालत क्या कर दी है, ऊपर से लेके नीचे तक आवे का हवा ही बदला हुआ, बिगड़ा हुआ है। इमरान खान साहब की बात सुने, उन्होंने कहा जी ईद उल अज़हा, ईसार और कुर्बानी के इस जज्बे जिसकी मिसाल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से कायम की गई को सही मानों में अपनाने का दर्स देती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ चंद अफराद अपनी अनाओं की पूजा और नफ्से अमारा की परस्तिश ने हमारे समाज की अखलाकी तबाही का सामान किया है और हर इदारे को तनज़्ज़ुली और इन्हितात की भेंट चढ़ाया है, तबाह किया हर इदारे को। फिर इमरान खान साहब ने मिसाल दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। उन्होंने कहा पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की जो कसम पुरसी है, ये पूरी तरह जाहिर कर रही है कि कैसे एक शख्स की अना और उसके नतीजे में अकरबा परवरी ने पहले ही पाकिस्तान को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। मोहसिन नकवी को जरदारी, जो मिस्टर 10% के नाम से भी जाना जाता है, अपना बेटा करार देता है, बल्कि उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी ख़ानदानी मरासम और ताल्लुकात हैं। मोहसिन नकवी उनके फ्रंटमैन के तौर पर काम करता है, चुनाचा पहले उसे वज़ारत आला के मनसब से नवाजा गया। हालांकि उसकी वज़ारत आला का ये दौर पाकिस्तान की तारीख के तारीख तरीन अदवार में से एक है, बदतरीन दौर करार दिया इमरान खान साहब ने। उसके खिलाफ तो दस्तूर की मंशा और आइन के तकाज़ों के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद की इजाज़त ना देने पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि इंतखाबात करवाए क्यों नहीं तूने भाई। तू आया था 3 महीने के लिए, बैठ गया 1 साल के लिए, तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं गद्दारी का मुकदमा। फिर उसने कौम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और जबर फसायत की ऐसी स्याह तारीख रकम की जिसकी नज़ीर तक मिलना नामुमकिन है। 10-12 हज़ार बंदा एक पोलिटिकल पार्टी का पकड़ के मोहसिन नकवी साहब की पंजाब हुकूमत ने अंदर कर दिया था। इसकी निगरानी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया गया। सियासी कारकुनान नाहक कत्ल किए गए, उन्हें जेलों में डाला गया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाए गए। वहशत और सफाकियत का रिकॉर्ड कायम करने पर
उसे दाखिला अमूर जैसी हसास तरीन वजारत से ही नहीं बल्कि सेनेटरशिप और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की सरबराही के जरिए भी नवाज दिया गया। टीम की कारकर्दगी में इजाफे पर तवज्जो देने की बजाय मोहसिन नकवी ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सरकार के सियासी मुखालिफिन को दबाने में खपा दी हैं। कौमी क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी साबित करती है कि खिलाड़ियों का मोराल बुरी तरह मजरू है, निचली तरीन सतह पर है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की कमान एक नाअहल टाउट के हाथ में है। तरजीहात में ये हद दर्जा बिगाड़ मुल्क में अमन और अमान की सूरत से भी आया है। जो अमन अमान की सूरत हाल है, वज़ीर दाखिला भी मोहसिन नकवी है। पूरी रियासती मशीनरी शहरियों को जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाने और सफाकियत के रिकॉर्ड कायम करने पर लगी हुई है, जबकि अमन आमा दरम बरम है, दहशतगर्दी बढ़ रही है और मईशत तबाही की पाताल में उतर चुकी है। अब हतमी तौर पर जंगल के बादशाह जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में डोरियां हिलाता है, उसको इदारों की तबाही का सिलसिला फिलफौर तर्क कर देना चाहिए। वक्त आ गया है कि अपना किबला दुरुस्त किया जाए, कबल इसके कि मुल्क का हशर भी वही हो जो 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम का हुआ है। अल्लाह ना करे मुल्क का वो हाल हो, लेकिन मुल्क जहाँ पहुँच गया है, कौमी क्रिकेट टीम जो है उससे कोई हालत मुल्क की मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना वो आप जो स्टेटमेंट है गैरी क्रिस्टन, उनका स्टेटमेंट ज़रूर देखें। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। तो दुनिया भर में जो है ना कोचेस इस्तीफ़ा देते हैं, रीज़न्स बताते हैं, जान छुड़ाते हैं कि जी हम पे पड़ गई है, टीम की हालत क्या बन गई है। उन्होंने कहा जी कि जो T20 के अंदर जो बदतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान टीम ने दिखाई, अव्वल तो पहले अमेरिका से मैच हार गए और बेड़ा गर्क तो अमेरिका के साथ तो ठीक खेल लो, अमेरिका के साथ खेल ही नहीं पाए, ऐसा लग रहा था बच्चे खेल रहे हैं। फिर इंडिया के साथ मैच 92% मैच जीता हुआ है, सिर्फ 8% इंडिया के चांसेस थे, वो शेर के बच्चे वहां से जीत गए इनसे और ये बकरी बने हुए थे उनके सामने। और यार तुम 92% मैच जीत चुके हो, थोड़ी सी गैरत खाओ, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। तुम्हें तो चाहिए रोंद के रख दो इंडियन टीम को। वो इंडियन टीम जो है वो शेरों की तरह खेल रही थी, ये बकरी बने हुए थे उनके सामने बेशरम। वहां से इंडिया से भी मैच हार गए और उसके बाद जो है वो अब 2 मैचेस जैसे इन्होंने जीते हैं, तौबा तौबा तौबा। यानी ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ हम खेल रहे हैं, कुछ दुनिया की नंबर 1 टॉप की टीमों के साथ हम खेल रहे हैं। जैसे इन्होंने ये बच्चा टीमों से, आयरलैंड से, कनाडा से जैसे इन्होंने मैचेस जीते हैं। हद हो गई वैसे जो पाकिस्तान टीम की इस वक्त हालत है। उन्होंने कहा जब से आया हूं देख रहा हूं कि टीम में इत्तेहाद ही नहीं है। ये गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं, कौमी टीम के हेड कोच, मैं नहीं कह रहा। बदतरीन कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा कि जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा। अब अभी फिटनेस करवाइए इनकी उधर फौज के पास भेज के, फौजी ट्रेनिंग करवाइए इनकी, फिर भी इनकी फिटनेस नहीं हुई। अंदाजा करें आप, कोच कह रहा है ये फिट नहीं है, तो ये उधर फिटनेस की ट्रेनिंग करने क्यों गए थे? फिर वहां इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के ये कभी पहाड़ चढ़ रहे हैं, कभी पहाड़ उतर रहे हैं, कभी बंदूकें उठा के पहाड़ चढ़ रहे हैं, कभी एक दूसरे को उठा के जो है वो गोदों के अंदर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कभी हर्डल क्रॉस कर रहे हैं, कभी लंबी जंपें लगा रहे हैं, कभी रस्सों के ऊपर लटक रहे हैं। इससे ज़्यादा फिटनेस क्या हो सकती है? इसके बावजूद कोच का कहना है ये बंदे ही फिट नहीं है। उन्होंने फिटनेस के बड़े मसाइल। उन्होंने कहा वही टीम में रहेगा जो फिट होगा। दुनिया का मुकाबला करना है तो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग हैं। हर खिलाड़ी की अपनी अपनी टीम में 11 बंदे हैं, सबकी अलग अलग टीम है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि कहने के लिए तो टीम है, लेकिन ये टीम नहीं है। टीम होता है जब एकजुट होकर आप खेलते हैं, टीम तो है ही नहीं है। कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, दाएं बाएं सब अलग अलग हैं। और कई टीमों के साथ काम कर चुका हूँ, ऐसी सूरत हाल इससे पहले नहीं देखी। ये गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं। उन्होंने कहा अपने दुनिया का मुकाबला करना है तो अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। जो खिलाड़ी इन चीज़ों को बेहतर करेगा वही टीम में होगा, वरना कोई टीम में नहीं होगा। ये है जनाब गैरी क्रिस्टन साहब का पाकिस्तान टीम का। उन्होंने पूरा का पूरा पोल खोलकर आपके सामने रख दिया है। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे नाम लेने में कोई खौफ नहीं आता, साफ बात करता हूं। सिर्फ आप शाहिद अफरीदी को टीम से दूर कर दें और 2-3 और बंदे हैं, इनको टीम से दूर कर दें, जैसे ही टीम के करीब हैं इनको उठा के दूर फेंके। इनको टीम से आप दूर कर दें। ये शाहिद अफरीदी, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो टॉप क्लास बॉलर है, दुनिया के अंदर उसके जोड़ के बॉलर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कमाल बॉलर है, एक्सीलेंट प्लेयर है, वो अपनी बैटिंग की स्किल भी डेवलप कर रहा है। ये अगर उसके आसपास रहेंगे और सियासत को दाखिल करेंगे उसके खेल के अंदर, उसका खेल भी तबाह कर देंगे। मेरे से लिख के ले लें आप बात। तो शाहिद अफरीदी की सियासत से इस टीम को जितनी जल्दी बचाया जाए
उतना बेहतर है। ये जो प्लेयर है ना तजिया करते हैं, डरते हैं ये बात करते हुए, खौफजदा होते हैं कि उसकी लॉबिंग बहुत ज़्यादा है, वो इधर जाके बैठ जाता है, कभी उधर जाके बैठ जाता है, कभी किसी दफ्तर में जाके बैठ जाता है, कभी बड़े बड़े लोगों से उसने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। तो वो मैं नहीं डरता भाई इस बात से। मैं साफ बात करता हूँ कि शाहिद अफरीदी की गंदी सियासत शाहीन शाह अफरीदी की क्रिकेट को लेकर डूब जाएगी और उसके असरात पाकिस्तान की टीम पर भी पड़ते हैं। लिहाजा ये गंदी सियासत से पाकिस्तान टीम को बचाया जाए। खबरें नादरीन और भी बहुत सारी हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको देना चाहता हूँ और बाकी खबरें आपको अगले वीलॉग में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन एक खबर मैं आपको देता हूँ, ये एक सर्वे आया है जनाब, और ये सर्वे PMLN ने बहुत ज़्यादा शेयर किया है। मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये सर्वे है और वो सर्वे ये बता रहा है कि इस वक्त वो बहुत मकबूल हो चुकी हैं पंजाब में। तो ज़रा इसका पोल खोलते हैं, आपको बताते हैं। ये सर्वे जो है ये IPOR ने किया है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च। ये जी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सर्वे किया है और ये जो है ये करती है जी अफ्रीका में काम, यानी अफ्रीका के अलावा इनके कोई आपको वेबसाइट पे कुछ दिखाई नहीं देगा। अफ्रीका में कहीं काम करते हैं, लगता है इनकी कोई ब्रांच जो है वो पाकिस्तान में खुल गई है, या जैसे किसी ने कोई इनकी फ्रेंचाइज ले ली है पाकिस्तान में, ऐसा ही लगता है। और ये पाकिस्तान के बारे में इनके छोटे छोटे सर्वे पहले भी आए हुए थे और अब भी आए हुए हैं। मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। एक तो ये क्वान्टिटेटिव सर्वे है जिसको दुनिया के अंदर अब नहीं माना जाता, और ये कहा जाता है कि 10 आदमी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 10-12 करोड़ का सूबा जो है वो क्या कह रहा है या उसकी मुश्तरका आवाज़ क्या है। बहरहाल जो मरियम नवाज के बारे में सर्वे शेयर किया गया वो ये कहता है, और मरियम नवाज ने खुद शेयर कर दिया अपने अकाउंट से, यानी अपनी तारीफें खुद ही करते हैं। अपने 20-20, 25-25, 40-40 फॉलोअर वाले अकाउंट है, वो अकाउंट कोई चीज़ डालते, मरियम नवाज ऊपर जो है वो स्माइली डाल के, कभी दिल डाल के, कभी तालियां डाल के, कभी कुछ डाल के, तो वो उसके ऊपर जो है वो रीपोस्ट करती रहती है। यार ये हुकूमत चल रही है, मजाक चल रहा है, ये तो बच्चों वाले काम है। यानी इंटर की बच्चियां जो हैं या जो मैट्रिक की बच्चियां हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करती जिस तरह की हमारी वज़ीर आला पंजाब कर रही है। ऐसा अजीब टिकटॉकों का शौक है, अजीब व गरीब किस्म के इनके शौक है, मेरी समझ से बाहर है कि ये हुकूमत चल रही है या कोई ड्रामा चल रहा है, फैंसी ड्रेस शो चल रहा है या कोई मजाक चल रहा है, समझ से बाहर है। वो ये कहते हैं जी कि मरियम नवाज जो है वो पंजाब के 55% लोग मरियम नवाज की जो कारकर्दगी है उससे बहुत मुतमईन है। ये तो हो गया जी सर्वे। अब ज़रा सर्वे कंपनी का पोल खोलते हैं आपके सामने। ये सर्वे कंपनी का डाटा आपको इस तरह ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा जब आपको मैं बताऊंगा कि 2023 के इंतखाबात में और 2018 के इंतखाबात में इसी कंपनी के सर्विस क्या थे। 2023 के इंतखाबात में जब सारी दुनिया गवाही दे रही थी, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग गवाही दे रहे थे कि यार इमरान खान का मुकाबला नहीं हो सकता, यानी जब मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ, उसके अपने दोस्त, उसके अपने लोग कह रहे थे कि मंजी ठुक गई है, जब वो कह रहे थे कि इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं हमारे साथ, वो हमसे बहुत आगे निकल गया है, तो उस वक्त भी ये सर्वे जो है, ये कंपनी उस वक्त भी ऐसी ज़बरदस्त थी कि ये तब भी कह रही थी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात नून लीग है। तब भी इन्होंने नून लीग को 45% और PTI को 35% के ऊपर रखा था, और इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ जो है वो 45% के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 सबसे मकबूल लीडर है, और इमरान खान 31% के साथ दूसरे नंबर पे है। अंदाज़ा कर लीजिए आप। और अभी भी नून लीग से PTI की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी नून लीग से PTI के वोट बहुत ज़्यादा हैं, बदतरीन धांधली के बावजूद, 2 नंबरी और फ्रॉड के बावजूद, 45 और 47 के बावजूद आज भी PTI की सीटें और वोट नून लीग से बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत आगे हैं इनसे। ये तो कोलिशन गवर्नमेंट इनकी बनी हुई है। तो ये सर्वे उस वक्त भी झूठ बोल रहा था। घर की कंपनी है, जो मर्जी सर्वे करवा ले, और ये भी कह रहे थे कि हुकूमत किसकी बनेगी। तो उस वक्त इन्होंने सर्वे किया था, IPOR ने 51% नून लीग, 34% PTI और 7% पीपल्स पार्टी। तो मामला ये है कि इनके सर्वे की हकीकत तो आपको पता चल गई। एक सर्वे मैंने भी करवाया, वो मैं देख लेता हूँ अभी तक कितना वोट पड़ा है, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि ये क्वांटिटेटिव सर्वे है, इसको अब दुनिया नहीं मानती। वो ये जानते हैं कि जो नए टूल्स आ गए हैं सोशल मीडिया के, वो बेस्ट तरीका है ये जज करने का कि कितने लोग किसको पसंद करते हैं, लोगों की राय जानने का। क्योंकि वहाँ पे आप 2 नंबरी नहीं कर सकते, ट्विटर के ऊपर आप सर्वे करें, टक करके आपको वोटिंग आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ हमने जनाब वोटिंग करवाई और अब तक लगभग कुछ 10,000 लोगों ने इस पर वोट डाला है। इनका सर्वे टोटल 2,000 का है। ये 10,000 लोग यहाँ वोट डाल चुके हैं। ये मेरे ख्याल में 1 लाख तक तो जाएगा ये सर्वे।
या 50,000 से तो ऊपर जाना चाहिए डेफिनेटली, जितनी तेज़ी से ये हो रहा है। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने किया था, लगभग 10,000 के करीब वोट पड़े। मैंने सर्वे किया कि क्या आप मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, हाँ या नहीं। हाँ के लिए 4%, नहीं के लिए 96%। 96% ऑफ द पीपल यूजिंग ट्विटर या एक्स वो बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली ये कह रहे हैं कि जनाब वो मरीम नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। तो ये जनाब इस सर्वे का पोल मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया है। कुछ और खबरें हैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूं, मलकू को रोक दिया जी। मलकू गाना गाता है, कैदी नंबर 804 वाला, कोई नकदा कोका गाना है उनका, और वो नकदा कोका गाना मशहूर हो गया और उसके अंदर एक शेर था कैदी नंबर 804, उसकी वजह से मलकू की गुड्डी चढ़ गई पूरी दुनिया में। अब मलकू जो है वो जिधर जाता है वो सेलिब्रिटी बन जाता है, एक गुलूकार है। मलकू बहुत लंबे अरसे से स्ट्रगलिंग गुलूकार है, बड़ा अच्छा गाता है, बड़े लंबे अरसे से काम कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त इंटरटेनर है। तो लेकिन जो गुड्डी सही चढ़ी है ना वो इस गाने से चढ़ी है, यानी मिलियंस के अंदर व्यूज़ जाते हैं उसके, और जहाँ वो जाता है वो पूरी महफिल लूट लेता है, ये नकदा कोका गा के। इस पे कैदी नंबर 804 वाला जो है, तो वो जो कैदी नंबर 804 वाला है उसकी वजह से अभी ये कोई इनका यूरोप का टूर था मलकू का, और इसने मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्सर्ट करने थे बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में, और वहाँ गाना गाना था नकदा कोका। तो इसको ECL में नाम डाल के इसको रोक लिया गया एयरपोर्ट पे। वो बार बार बेचारे कोशिश करते रहे, अजहर सिद्दीक साहब जो हमारे सीनियर लॉयर हैं वो भी बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन मलकू को नहीं जाने दिया गया। तो 804 नंबर का जो कैदी है ना उसका खौफ तो अपनी जगह पे है, अगर कोई उसके नाम से गाना भी गाए ना उससे भी खौफज़दा है पूरा सिस्टम। अब अंदाज़ा करें कि इधर ये करवा रहे हैं झूठे सर्वे, असल सर्वे तो ये है कि सिर्फ एक शेयर है एक गाने के अंदर, और एक पूरी टीम को रोक दिया गया कि जी हमने बरतानिया जाने ही नहीं देना, नाम डालो इसका ECL पे। ये है कैदी नंबर 804 का खौफ, ये है रियल सर्वे जो आपको बताता है कि ज़मीनी हकायक क्या है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।